Welcome to Magnitude Civil Services Institute. We have initiated our online lecture series and endeavor to boost your preparation. Hope you will like our series. So, let's get started. Hello friends, welcome to the series of Indian economy. Today we will study economic growth and development. So let's begin with the business cycle. तो growth and development पढ़ने से पहले business cycle के बारे में हम लोग जान लेते हैं. तो साइकिल क्या होता है? अगर आप साइकिल चला रहे हो, ठीक है, तो आप पैडल लगाते हो, तो पैडल कंटिन्यूसली सर्कुलर मोशन में अप्स एंड डाउन्स होता है. तो सिमिलर चीज हम लोग इकोनॉमी के बेसिस पर बिजनेस साइकिल देखेंगे. अब जैसे साइकिल के पैडल ऊपर नीचे होते हैं, वैसे ही इकोनॉमी के अंदर ऑल्टरनेट पीरियड्स आते हैं एक्सपेंशन एंड डिक्लाइन का इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर, जिसको हम बिजनेस साइकिल बोलते हैं. यहाँ पर इकोनॉमी अप्स एंड डाउन्स होती है. 4 स्टेजेस होती है बिजनेस साइकिल के अंदर: एक्सपेंशन, ग्रोथ, स्लो डाउन एंड रिसेशन. अब रिसेशन हर टाइम नहीं होता है, ठीक है, और जब रिसेशन होता है तो वो कितने इंटेंसिटी का होता है वो हम नहीं कह सकते, वो सेम हमेशा नहीं होता. से फॉर एग्जांपल 2008 के अंदर जो ग्लोबल फाइनेंशियल मेल्टडाउन हुआ था, रिसेशन आया था, वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे डीपेस्ट था और इसको हम लोग ग्रेट रिसेशन बोलते हैं. अगर रिसेशन और भी गहरा होता है तो हम उसको डिप्रेशन वाली कंडीशन बोलेंगे, जो कि एक बार आया था 1930s के टाइम पर. तो जितने भी कंट्रीज है उनकी इकोनॉमी है, ये इकोनॉमिक साइकिल एक्सपीरियंस करती है. तो ये जो फ्लक्चुएशन का एक्सप्लेनेशन है, या तो उनका प्रिवेंट कैसे करें, इससे बचे कैसे जा सके, तो ये सब मैक्रो इकोनॉमी के अंदर फोकस किया जाता है. अब रिसेशन जो है वो करेक्टिव मेजर्स से हम लोग खत्म कर सकते हैं. ये सरकार लेती है करेक्टिव मेजर्स मार्केट के साथ. ऐसा एक मेजर है स्टिमुलस. तो स्टिमुलस के बाद भी अगर रिसेशन खत्म नहीं होता और ये रिलैप्सिस होता है किसी भी कारण के लिए, चाहे वो एक्सटर्नल रीजन हो या इंटरनल शॉक्स की वजह से हो, तो रिसेशन हो जाता है डबल डिप, यानी कि डबल हो जाता है. 2012 के अंदर यूके के अंदर डबल डिप रिसेशन हुआ था. और जब रिसेशन और भी खराब हो जाता है और डी ग्रोथ होता है और भी स्टबन तरीके से, और भी डीप मार्केट की हालत खराब हो जाती है या लोगों की जॉब चली जाती है, तब वो कंडीशन आती है डिप्रेशन की. ठीक है, ग्रीस के अंदर 2012 के अंदर डिप्रेशन आया था, जहां पर 50% ऑफ द यंग पॉपुलेशन के पास काम वगैरह नहीं था और जॉब से निकल गए थे. यह है बिजनेस साइकिल. नीचे टाइम दिया हुआ है, यहाँ पर लेवल ऑफ रियल आउटपुट के टाइम के हिसाब से कितना आउटपुट है. तो आप देखिए ये जो लगातार अप्स एंड डाउन्स हो रहा है, यानी कि अप हुआ तो पीक पर पहुंच गया, यानी कि हाई डिमांड होगा उस टाइम पर किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का. अगर हाई डिमांड होगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्रॉफिट होगा, एंड सैलरी बढ़ेगी, फिर परचेसिंग पावर बढ़ेगा, अगेन डिमांड बढ़ेगी. तो ये पूरी ये जो प्रोसेस है चलती रहती है जब पीक टाइम होता है. फिर पीक टाइम से जब हम लोग रिसेशन की ओर पर चलते हैं, ये जो पूरा पाथ है वो रिसेशन का है, और एंड तक आता है ट्रो. जब ट्रो वाला टाइम आ जाता है, यानी कि डबल डिप, रिसेशन, डिप्रेशन या तो खतरनाक सिचुएशन आ जाती है, तब इसका पूरा उल्टा हो जाता है, यानी कि डिमांड फॉल हो जाती है, प्रोडक्शन कम हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट पे भी असर पड़ती है. अगर ये ट्रो वाली सिचुएशन लगातार तीसरे क्वार्टर में भी अगर दिखती है, तो सरकार जो है वो इंटरवीन करती है और स्टिमुलस एक्शन या करेक्टिव मेजर्स लेती है. और जब इकोनॉमी सुधरने आती है तब उसका एक्सपेंशन होता है और अगेन पीक पॉइंट पर पहुंच जाता है. तो ये जो पूरी साइकिल है इकोनॉमी वाली, वो चलती रहती है. क्लियर? इसको पॉज करके आप एनालाइज कर सकते हैं. अब मैट्रिक्स के बारे में देखते हैं किस तरह से चेंजिंग मैट्रिक्स होता है. यानी कि अगर हम लोग बेस पीरियड या तो बेस ईयर जो हम चेंज करें, तो जीडीपी के अंदर क्या बदलाव आता है और जीडीपी इंडिया का क्या कहता है. ओल्ड सीरीज एंड न्यू सीरीज को यहाँ पर हमने कंपेयर किया है. 2004-5 को अगर हम ले, ये पुरानी सीरीज है और ये 2011-12 की सीरीज है, और ये ईयर कंपेयर हो रहा है 2012-13 वाला. तो जब हम लोग 2004-5 को बेस ईयर लगाते हैं तो 4.7 की ग्रोथ दिखती है, और बेस ईयर चेंज करते ही 5.1 हो जाता है. नया कुछ नहीं किया, सिर्फ बेस ईयर चेंज किया है. सिमिलरली 2013-14 का डेटा देखो, पुराना बेस ईयर के हिसाब से 5%, नया बेस ईयर के हिसाब से 6.9%. अगर हम लोग सेक्टर वाइज देखते हैं तो पुराने बेस ईयर के हम देख लो, एग्रीकल्चर में 2012-13 के डेटा में माइनर सा फर्क आया है, और यानी कि 2012-13 में 0.5% का इंक्रीमेंट दिखा है, जबकि 13-14 के ईयर के अंदर 0.2% का डिक्रीमेंट हुआ है. इंडस्ट्री की बात करते हैं तो दोनों ही साल के अंदर ग्रोथ दिखा है कंपेयर टू द ओल्ड सीरीज. 2004 के कंपेयर में 11-12 की सीरीज में ग्रोथ दिखा है, सिमिलरली नए साल में भी.
और सर्विसेज की बात करें तो डिक्लाइनमेंट हमको देखने को मिला है जब पुरानी सीरीज से हम लोग नए बेस ईयर के अंदर आए तब। इसको भी आप पॉज करके एनालाइज कर सकते हैं। अब इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, जिसका ये चैप्टर है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ, उसका बेनिफिट और उसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ का, कि ये वेल्थ क्रिएशन में मदद करता है, यानी कि पैसा कमाने में मदद करता है या पैसा बढ़ाने में मदद करता है। इससे जॉब भी क्रिएट होती है और इनकम भी इंक्रीज होती है। इनकम बढ़ेगी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बढ़ेगा, और भले ही वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट ना हो। सरकार के पास ज़्यादा पैसा आएगा जब लोगों की इनकम बढ़ेगी, तो इनकम टैक्स बढ़ेगा, ठीक है, जिससे क्या होगा, फिस्कल डिविडेंड हमारा उसमें मदद मिलेगी, यानी कि जो भी लोन वगैरह है सरकार का वो पेड आउट हो जाएगा। इकोनॉमिक ग्रोथ से टैक्स रेवेन्यू में बूस्ट होता है और सरकार के पास एक्स्ट्रा पैसा आता है अलग अलग प्रोजेक्ट्स में खर्च करने के लिए, जैसे कि फ्लैगशिप प्रोग्राम्स है सरकार के, कई सारे, मनरेगा है और भारतमाला, सागरमाला, अंत्योदय अन्न योजना, नेशनल फूड सिक्योरिटी पॉलिसी, ये सब हम लोगों ने देखा है। तो ग्रोथ से क्या होता है, पॉजिटिव स्पाइरल सेटअप हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ेगी तो लोग एनकरेज होंगे कि भाई इसकी डिमांड है, चलो हम भी वो बिजनेस करें, तो इन्वेस्टमेंट होगा न्यू कैपिटल मशीनरी के अंदर, जिसकी वजह से क्या होगा, फर्दर बूस्ट मिलेगा इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए और साथ में एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। इकोनॉमिक ग्रोथ कैन ऑल्सो हैव सेल्फ डिफीटिंग इफेक्ट। अब इसमें सेल्फ डिफीटिंग इफेक्ट भी है, ठीक है, वो खुद को डिफीट भी कर सकता है अगर फेयरनेस या इक्विटी नहीं हुई तो, ठीक है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इक्वलिटी नहीं हुई, तो ये ग्रोथ जो है वो खत्म होगा या तो सेल्फ डिफीटिंग बोल सकता है। उसके अलावा ग्रोथ के पीछे हमारा एनवायरनमेंट का काफ़ी सारा नुकसान हमको देखने को मिलता है, चाहे वो पोल्यूशन से हो या पेड़ काटने से हो, डिफॉरेस्टेशन वगैरह से एनवायरनमेंट का काफ़ी नुकसान हो जाता है। अब ग्रोथ को कैसे मेजर करें, ठीक है, रिलायबिलिटी क्या है जीडीपी का, क्या जीडीपी इतना रिलायबल है, क्या ग्रोथ बता रहा है और सिर्फ ग्रोथ ज़रूरी है, तो ये सब हम लोग देखते हैं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो एक एडवांस मेजरमेंट के तौर पर हम लोग लेते हैं किसी भी कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जानने के लिए। जिस कंट्री का जीडीपी या जीएनपी ज़्यादा होगा वो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज़्यादा होगी। हाउएवर लिमिटेशंस काफ़ी सारे हैं उसके यूजफुलनेस को लेकर, जीएनपी या जीडीपी के डेटास को। जीडीपी इनटेंजिबल जो वैल्यूज़ है उसकी कॉस्ट वगैरह यहाँ पर नहीं दिखा था कि भाई कितना लेजर्स है, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है, ये सब हमको जीडीपी के डेटा में नहीं मिलता। क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में जीडीपी हमको नहीं बताता। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर एनवायरनमेंट का हमने कितना नुकसान किया है, पॉल्यूशन कितना किया है, क्लाइमेट चेंज क्या हुआ है, अनसस्टेनेबल ग्रोथ हुआ है, इकोलॉजिकल रेफ्यूजीज आए, यानी कि अगर सपोज जंगल कटा है तो वहाँ के जो जानवर है वो रेफ्यूजीज बन गए, उनका घर टूट गया, ठीक है। फिर लाइफस्टाइल डिजीज आ रही है अलग अलग, अभी जो कोरोना चल रहा है, तो ये सब जीडीपी मेजर नहीं करता। जीडीपी क्या दिखाता है, सिर्फ स्ट्रेटिफिकेशन देता है, सिर्फ हमको डेटा देता है, ठीक है, कि इतना हमको इनकम हुआ है, लेकिन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को ये अगेन जस्टिफाई नहीं करता। पुअर की क्या कंडीशन है वो हमको जीडीपी से पता नहीं चलता। से फॉर एग्जांपल इंडिया की जो इकोनॉमी है 8.4% से ग्रो कर रही थी 2010-11 के अंदर, और फूड इन्फ्लेशन था लेकिन 14%, ठीक है, जिससे कि लोअर क्लासेस को काफ़ी प्रॉब्लम आई थी। भले ही ग्रोथ दिख रहा है लेकिन महंगाई काफ़ी थी, एज हम लोग देखे फूड इन्फ्लेशन के अंदर खाने पीने की चीज़ें महंगी हो गई थी। फिर जो जेंडर डिस्पैरिटी है वो जीडीपी हमको नहीं बताता। साथ ही साथ जो इंक्रीमेंट हुआ है वेल्थ का वो कहाँ से हुआ, किस सोर्स से हुआ, वो जीडीपी हमको नहीं बताता, कि वो सिविलियन डिमांड से हुआ या वॉर डिमांड से हुआ, ठीक है। सपोज हम लोग हथियार बनाते हैं, अगर कहीं पर वॉर हो रहा है, ठीक है, तो उन हथियार का डिमांड यहाँ से हम लोगों को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, बढ़ जाएगा, इसकी वजह से भी हो सकता है। तो कारण हमको नहीं पता और ज़रूरी नहीं कि भाई हर बार ये रीज़न से हम लोग इंक्रीमेंट करें। जीडीपी साथ साथ में सस्टेनेबिलिटी के बारे में नहीं बताता कि भाई ग्रोथ सस्टेनेबल तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा। सस्टेनेबल तरीके से यानी कि ग्रोथ भी हो रहा है और सस्टेनेबिलिटी भी ले रहे हैं एनवायरनमेंट की और सोशल की, ताकि आगे वाले जनरेशन को प्रॉब्लम ना हो। तो टेम्पररीली आप हाई जीडीपी ले सकते हो नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करके, बट आगे जाके अगेन वो हमको नुकसान देगा। जैसे कि अलग अलग जो आपदा आती है, डिजास्टर आते हैं, सपोज आप एक्टिविटी कर रहे हो हिमालयन रीजन्स के अंदर, घर बना रहे हो, ड्रिलिंग कर रहे हो, इससे क्या हो रहा है, जो वहाँ की नेचुरल टोपोग्राफी है
उस पर असर करता है। फिर अर्थक्वेक, प्लेन्स का हिलना, नीचे प्लेट्स का हिलना, और क्लाइमेट चेंज होना, अगर आप डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो। फिर हमको फ्लड आती है, क्लाउड बर्स्ट होता है, जैसा केदारनाथ का एग्जांपल आप देख लो 2013 का। तो ये सारी प्रॉब्लम आती है जब सस्टेनेबिलिटी ना हो और सिर्फ हम लोग पैसा कमाने के पीछे देखें तो। बट जीडीपी का मेजर एडवांटेज क्या है कि ये पर कैपिटा इनकम बताता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बताता है लोगों की। अब क्योंकि जीडीपी जो है फ्रीक्वेंटली हमको डेटा मिलता है वाइडली और कंसिस्टेंटली, हर कंट्री जो है वो क्वार्टरली बेस पर अपना जीडीपी का डेटा बताता है, जिसकी वजह से हम लोग क्विकली जो करंट ट्रेंड है उसको स्पॉट कर सकते हैं। अब जीडीपी जो है वो हर कंट्री अवेलेबल करता है, जिसकी वजह से हम लोग क्रूड कंपैरिजन कर सकते हैं कि अलग अलग देश में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है। उसके अलावा जो टेक्निकल डेफिनेशन है हर एक देश के जीडीपी मेजर करने के लिए, वो रिलेटिवली कंसिस्टेंट है इंटर सभी देशों के बीच में। तो हमको कॉन्फिडेंट मिलता है कि भाई सेम टाइप का जो डेटा है या मेजरमेंट है हर एक कंट्री की मिलती है। उसके अलावा मेजर डिसएडवांटेज देख लेते हैं जीडीपी का। अब ये इंडिकेट करता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, ठीक है, लेकिन हायर जीडीपी से आप ऐसा नहीं मान सकते कि वहां पर रहता हर एक आदमी को अच्छा लेजर मिल रहा है या खाना पीना मिल रहा है। से फॉर एग्जांपल अगर कंट्री अपना 100% प्रोडक्शन को एक्सपोर्ट कर रही है, ठीक है, और अपनी जीडीपी को हायर कर रही है, लेकिन फिर भी वहाँ के जो लोग हैं उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत पुअर है, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये इंडिकेट करता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का। आर्ग्यूमेंट हम लोग देख लेते हैं जीडीपी को जो फेवर करता है, कि वो कहता है कि जो गुड इंडिकेटर यहाँ पर नहीं बताता स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का, लेकिन एक डेटा बता देता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ट्रेंड का। जब जीडीपी बढ़ता है तो किस तरह से हमको ट्रेंड देखने को मिलता है, ठीक है, और ये डायरेक्ट मेजर होगा उसके लिए। अब क्योंकि हमने जीडीपी के लिमिटेशंस देखे लास्ट स्लाइड के अंदर, जेंडर डिस्पैरिटी के बारे में नहीं बताता, एनवायरनमेंट का नुकसान नहीं बताता, तो ये सारे जो लिमिटेशंस देखे थे, तो उन सबको कम करने के लिए या तो ओवरकम करने के लिए अलग अलग टाइप के हम लोग डेवलपमेंटल इंडेक्स लेते हैं। उन सबको मेजर कौन करता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, इंडेक्स ऑफ सस्टेनेबल इकोनॉमिक वेलफेयर, जेन्युइन प्रोग्रेस इंडिकेटर, सस्टेनेबल नेशनल इनकम, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस GNH, ग्रीन जीडीपी, नेचुरल रिसोर्स अकाउंटिंग। तो ये सारे इंडेक्स जो है वो जीडीपी जो मेजर नहीं करता वो सब मेजर करके दिखाता है। इन सब इंडेक्स के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। ऑल्टरनेटिव टू जीडीपी देख लेते हैं, यहाँ पर सबके आर्ग्यूमेंट देखते हैं विथ एंड अगेंस्ट द जीडीपी क्या क्या है, किस तरह से। रॉबर्ट कैनेडी ने एक बार बोला था कि कंट्री का जीडीपी जो है वो सब कुछ मेजर कर सकता है जो लाइफ को वर्थवाइल बना सकता है। और एक ये मैट्रिक डेवलप हुआ था 1930 और 1940s के टाइम पर, जिसका एम था कि भाई ग्रेट डिप्रेशन से अपहील करना है। जीडीपी मेजर्स करता है मार्केट ट्रांजैक्शन को, बट ये इग्नोर करता है सोशल कॉस्ट, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एंड इनकम इनइक्वलिटीज को। जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था तब सभी नेशंस रेस पर लगे थे जीडीपी ग्रोथ के लिए, और उनका जो नेशनल पॉलिसी था, उनका प्राइमरी गोल था जीडीपी को बढ़ाना। लेकिन जो लिमिट है जीडीपी का वो अभी क्लियर है। क्राइम रेट बढ़ रहा है जिस तरीके से, तो वो नहीं बताता स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सही से है कि नहीं है। और जीडीपी बढ़ने के साथ साथ हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर बढ़ गया है। डिस्पाइट डिस्ट्रक्शन रॉन्गली, जो ऑयल स्पिल है, एनवायरमेंट डिजास्टर है जैसे कि उत्तराखंड में हुआ 2013 में, जम्मू कश्मीर में 2014, चेन्नई के अंदर 2015, ये सब हमको बताता है कि भाई जीडीपी के रेस में हम लोगों ने क्या क्या लॉस कर दिया है, एनवायरमेंट का कितना हमने नुकसान कर दिया है। क्लियर? नाउ लेट्स टॉक अबाउट HDI, जो यूनाइटेड नेशन का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। ये एक स्टैंडर्ड मीन्स है मेजर करने के लिए ह्यूमन वेलबींग का। ये इंडेक्स डेवलप हुआ था 1990 में, पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूब अल हक और इंडियन इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन ने मिलकर ये बनाया था। 1993 से यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर इसकी रिपोर्ट जनरेट होती है। अब HDI जो है वो मेजर करता है एवरेज अचीवमेंट्स जो कंट्री करता है 3 बेसिक डायमेंशन पर। सबसे पहले हेल्थ की बात करते हैं, तो लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ कौन कितना जीता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ कितनी है। दूसरा है नॉलेज, एडल्ट लिटरेसी रेट क्या है, उसका वेटेज दिया है 2/3। फिर प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कंबाइंड में ग्रॉस एनरोलमेंट कितना है, कितने बच्चों ने एडमिशन लिया है, इसका वेटेज है 1/3। फिर डीसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, जीडीपी के हिसाब से परचेसिंग पावर पैरिटी किस तरह से बढ़ी है वो देखा जाता है। हर साल यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स की यहाँ पर लिस्ट बनती है कि भाई कौन सा स्टेट जो है या तो कौन सा कंट्री है अच्छा परफॉर्म किया है, और उनका रैंक जनरेट होता है।
इंडिया ने 134 रैंक किया था आउट ऑफ 187 कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2011 के अंदर। और कैटेगरी हम लोग अगर बोले तो मीडियम कैटेगरी के अंदर इंडिया प्लेस हुआ था। 2010 के अंदर 119वां रैंक था आउट ऑफ 169 कंट्रीज। 2018 के अंदर 130 रैंक था और 189 कंट्रीज में से इंडिया का स्कोर बना था 0.640। ठीक है, 0 to 1 के बीच में स्कोर बनता है। अगेन ये मीडियम कैटेगरी के अंदर हम लोग आए थे। ये जो अभी रिसेंटली 2018 में रिवील हुआ था, इसका टाइटल था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडाइसिस एंड इंडिकेटर 2018 स्टैटिस्टिकल अपडेट। ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत पब्लिश होता है। की हाइलाइट्स के बारे में बात कर ले 2018 के डेटा के हिसाब से, तो हम लोग कुछ इस तरीके से पॉइंट्स बनाएंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो भी नई रिपोर्ट आती है 2019-20 वाली, तो इस तरीके से आपको देखना है कि टॉप 3 कंट्री कौन सी है, जैसे कि यहाँ पर नॉर्वे, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया है। सार्क कंट्रीज के अंदर हम लोग कहाँ पर प्लेस्ड है, जैसे कि श्रीलंका 76, मालदीव 101। ठीक है, ये सब हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी के अंदर आते हैं। फिर इंडिया की बारी आती है, 3rd प्लेस पर है। ठीक है, फिर फॉलोड बाय भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ब्रिक्स नेशन के अंदर इंडिया कहाँ पर है, तो लोवेस्ट रैंक पर है ब्रिक्स नेशन के अंदर 2018 की रिपोर्ट के हिसाब से। रशिया, ब्राजील, चाइना, साउथ अफ्रीका आगे है। इंडिया का फैक्ट्स देख लेते हैं, रिलेटेड फैक्ट्स। तो इंडिया का इंडेक्स जो वैल्यू है वो है 0.428 1990 में था, जो कि बढ़कर हुआ है 0.614 2018। जो एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट है HDI के अंदर 1990 से 2015 तक, वो हायर रहा है मीडियम HDI कंट्रीज के अंदर। 2015 के HDI के अंदर इंडिया का 130 रैंक था, 0.0609 हमारा स्कोर था, जो बढ़कर अभी 0.640 आया है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ देखते तो इंडिया का 68 ईयर्स था, जो बढ़कर 68.3 हुआ है, और बाद में 69.9 हुआ है वुमेन्स के लिए, 66.9 मेंस के लिए। ठीक है, ये दोनों पर्टिकुलर हमें, और जनरल है 68.3%। फिर एक्सेस टू नॉलेज की बात करता है, तो इंडिया का जो एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग है वो 12.3 ईयर्स रिमेन रहा है, और जो मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग है वो बढ़कर 6.3 हुआ है 5.4 से, और लास्ट में 6.4 तक। इंडिया का जो ग्रॉस नेशनल इनकम है पर कैपिटा के बेसिस पर, परचेसिंग पावर पैरिटी, वो भी बढ़ा है $5,663 से बढ़कर 6,335 हो चुका है। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स की बात करते हैं तो इंडिया का रैंक है 127 आउट ऑफ 160 कंट्रीज, और सिर्फ 11.6% जो पार्लियामेंट्री सीट हैंडल करती है बाय वुमन। ओनली 39% एडल्ट वुमन जो है वो एटलीस्ट सेकेंडरी लेवल एजुकेशन पर पहुंचती है, एज कम्पेयर टू 64% ऑफ मेल। वुमेन का जो या फीमेल का जो पार्टिसिपेशन है लेबर मार्केट के अंदर वो सिर्फ 27.2% है, एज कम्पेयर टू 78.2 और 78.8 फॉर मेंस। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को इनइक्वालिटी के साथ एडजस्ट करते हैं हम लोग, तब बनता है IHDI। जैसे कि हमारा GDP नहीं करते, इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करते हैं तो रियल GDP बन जाता है, सिमिलर तरीके से IHDI ये हमको इंडिकेट करता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट के चलते इनइक्वालिटी कितनी आई है। तो जो वैल्यू ऑफ इंडिया की इनइक्वालिटी एडजस्टेड HDI है वो गिरा है 0.468। अगर हम लोग इनइक्वालिटी एडजस्ट करते हैं तो 0.6 से लेकर 0.4 तक हम लोग ड्रॉप हो चुके हैं, यानी कि 26.8% ड्रॉप हुआ है। ठीक है, जो सबसे खराब है ग्लोबल एवरेज के कंपेयर में। ओके, ये सिंस 1990 का देख लो, पूरा का पूरा स्टेडी क्लाइम हम लोग कर रहे हैं। 1990 से 2018 तक का डेटा है, किस तरीके से लाइफ एक्सपेक्टेंसी बाय बर्थ हमने बढ़ाई है, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, GNI पर कैपिटा इंडेक्स एंड HDI वैल्यूज। क्लियर, इसको पॉज करके आप देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सिमिलर तरीके से आगे वाले इंडेक्स को इस टेबल के अंदर ज्वाइन कर लेना है, अपने नोट्स के अंदर ज्वाइन कर लेना है, और ये जो सारे की हाइलाइट्स वाले पॉइंट्स है उसके डेटास को अपडेट करना है। क्लियर। अब ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स की बात करते हैं तो ये ऑल्टरनेटिव मेजर है, ये फोकस करता है पॉवर्टी कितनी है किसी भी देश के अंदर। ठीक है, और ये HPI जो है ये इंडिकेट करता है किसी भी कंट्री का स्टैंडर्ड लिविंग कितना है, ये भी यूनाइटेड नेशन पब्लिश करता है। इसके इंडिकेटर है लाइफ स्पैन कितनी है, लिटरेसी स्किल कितनी है, लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, और रिलेटिव पॉवर्टी कितनी है। ठीक है, पॉवर्टी दो टाइप से मेजर होती है, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। एब्सोल्यूट पॉवर्टी हम लोग पॉवर्टी लाइन से मेजर करते हैं,
रिलेटिव पॉवर्टी यानी कि कंपेयर टू वन कैटेगरी टू अदर, ठीक है, हम लोग रिलेट करते हैं। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में बात करते हैं, ये इंडिया की। तो सबसे ज़्यादा पॉवर्टी है शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर 81.4, फिर शेड्यूल कास्ट, ओबीसी एंड सबसे कम पॉवर्टी है जनरल कैटेगरी वाले लोगों में। तो जैसे एचपीआई था वैसे ही मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है। इसको लॉन्च किया जाता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव ओपीएचआई के द्वारा मिलकर 2008-10 से। इसके भी 3 डायमेंशन या इंडिकेटर है, एजुकेशन, हेल्थ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एजुकेशन के अंदर ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड चाइल्ड एनरोलमेंट दोनों को ही मिलाकर देखा जाता है और इसका वेटेज है 1/6 दोनों का, ठीक है, जिसका टोटल बनता है 2/6 वेटेज। हेल्थ में चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड न्यूट्रिशन के बारे में देखते हैं, 1/6 वेटेज अगेन दोनों का। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इलेक्ट्रिसिटी कितनी पहुंची है, फ्लोरिंग कैसा है, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, कुकिंग, फ्यूल और बाकी के एसेट सब तक पहुंचे या नहीं, हर एक का वेटेज है 1/18 वेट, यानी कि टोटल 2/6। तो तीनों का ही वेटेज है 2/6 इक्वली। इंडिया ने मोमेंटियस प्रोग्रेस किया है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, बिटवीन 2005-6 टू 2015-16, 10 साल के अंदर, ठीक है। 27.5% तक हम लोग लेकर आए हैं फ्रॉम 54.7%, ठीक है, एज पर 2018 ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। अमॉन्ग साउथ एशियन कंट्रीज बात करते तो सिर्फ मालदीव्स जो है लोअर काउंट हेड काउंट पर है, ठीक है, एज कंपेयर टू इंडिया एट 1.9%। नेपाल का है 35.3% की पॉवर्टी, बांग्लादेश 41.1 एंड पाकिस्तान 43.9। तो जो भी हमने कैटेगरी या इंडिकेटर्स देखे हैं वो यहाँ पर आपको टेबल में मिल रहा है। इसको पॉज करके आप देख सकते हो कि हेल्थ के अंदर ये 2 इंडिकेटर है, इनका वेटेज 1/6, सिमिलरली एजुकेशन के दोनों का 1/6 एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के ये 6 इंडिकेटर 1/18 का इसका वेटेज है, ठीक है। इसके अंदर टोटल हम लोग डिटेल में दिया हुआ है कि न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो एडल्ट अंडर 70 ऑफ एज और चाइल्ड, ठीक है, या तो एडल्ट या चाइल्ड, वो कितना अंडर न्यूरिस्ड है। चाइल्ड मोर्टेलिटी यानी कि 5 साल का बच्चा कितने मरते हैं पर 1000। ईयर ऑफ स्कूलिंग यानी कि नंबर ऑफ हाउस होल्ड मेंबर्स जिसका 10 ईयर है या तो उससे भी ज़्यादा है और उन्होंने 6 ईयर ऑफ स्कूलिंग कंप्लीट किया है वैसा, ठीक है, कितने साल की स्कूलिंग कंप्लीट की है। स्कूल अटेंडेंस की बात करते हैं कि भाई बच्चे कितना अटेंड कर रहे हैं स्कूल और 8 स्टैंडर्ड तक कंप्लीट कर रहे हैं। कुकिंग फ्यूल की बात कर रहे हैं कि भाई कितने हाउस होल्ड अभी भी वुड, डंक या चारकोल या कोल से खाना बना रहे हैं, गैस अभी तक पहुंचा नहीं है। सैनिटेशन की बात करते हैं तो एसडीजी का भी ये एक प्रोग्राम है जिसमें सैनिटेशन की बात हुई है कि घर लोगों के पास साफ सुथरा फैसिलिटी है कि नहीं है टॉयलेट बाथरूम का। ड्रिंकिंग वाटर यानी कि साफ पीने का पानी पहुंचता है कि नहीं, एटलीस्ट 30 मिनट की वॉक के अंदर अंदर उनको पानी की सुविधा मिलती है कि नहीं। कितने हाउस होल्ड के पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है वो यहाँ पर मेजर होता है। हाउसिंग मटेरियल किसके पास नहीं है, यानी कि एटलीस्ट छत, वॉल या फ्लोर वगैरह एडिक्वेटली सबके पास है या नहीं है, अभी भी झोपड़ी में रहता है। और एसेट्स की बात करते हैं कि लोगों के पास क्या क्या टीवी, टेलीविजन, कंप्यूटर वगैरह है या नहीं है, वो सब यहाँ पर मेजर किया जाता है। वही चीज़ है यहाँ पर अलग तरीके से रिप्रेजेंट की हुई है और ये एसडीजी के अंदर सारे कवर होते हैं। नो पॉवर्टी, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, सस्टेनेबल सिटी एंड कम्युनिटी एंड पार्टनरशिप फॉर दी ऑल दीज गोल्स। क्लियर। नेक्स्ट इंडिकेटर है हमारा जेन्युइन प्रोग्रेस इंडिकेटर, जीपीआई जिसको हम बोलते हैं। ये ग्रीन इकोनॉमिक्स एंड वेलफेयर इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट पर आया है, ठीक है, जो जीडीपी को रिप्लेस करने की बात कर रहे थे, इकोनॉमिक ग्रोथ को जो मेजर करता है। जीडीपी के जैसे ये अनइकोनॉमिक ग्रोथ से डिस्टिंग्विश करता है, यानी कि जो हार्मफुल इकोनॉमिक ग्रोथ है, ठीक है, इनइक्वालिटी स्पाइल को लेकर या एनवायरमेंटल डैमेज को लेकर, वो सब यहाँ पर दिखाया जाता है, ठीक है। यानी कि जेन्युइन डेटा दिखाता है ग्रोथ में हमने कितना फायदा और कितना नुकसान किया है। क्लियर। यहाँ पर 3 डायमेंशन देख लो, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल एंड सोशल। तो इस कंपोनेंट्स के अंदर इकोनॉमी में देखो, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ग्रोथ के साथ हमारा ये बढ़ा है तो यहाँ पर प्लस है। इनकम इनइक्वालिटी, किसी देश में इक्वालिटी है किसी में इनइक्वालिटी है तो प्लस एंड माइनस हो सकता है। पर्सनल कंजम्पशन एडजस्टेड है। फिर सर्विस कितनी मिली कंज्यूमर्स को, तो अलग अलग सर्विस मिल रही है, जीडीपी बढ़ रही है तो हम लोग प्लस में हैं। पहले टेक्नोलॉजी की वजह से हमको लाइन में खड़ा रहना पड़ता था, आज सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है तो इसलिए सर्विसेज प्लस में है। कॉस्ट ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स माइनस में है।
अनएम्प्लॉयमेंट माइनस में, टेक्नोलॉजी के बढ़ते कई सारा अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है। नेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्लस या माइनस डिपेंड करता है। एनवायरमेंट में अगर आप देखो तो ज़्यादातर माइनस में है, क्योंकि वाटर पॉल्यूशन किया है, एयर पॉल्यूशन किया है, नॉइस पॉल्यूशन किया है, ठीक है, तो ये सारा का सारा माइनस में है। सोशल में देखो मिक्सचर ऑफ प्लस एंड माइनस। हाउस होल्ड वर्क का वैल्यू बढ़ गया, यस। कॉस्ट ऑफ फैमिली चेंज, अब जॉइंट फैमिली न्यूक्लियर फैमिली बन गई, या तो अकेले लोग रहने लग गए अपने काम धंधे के लिए, तो माइनस। क्राइम बढ़ गए तो माइनस। पर्सनल पॉल्यूशन हम लोग सब कर रहे हैं अपने हिसाब से, तो माइनस। वॉलेंट्री वर्क बढ़ गया है लोगों का एनजीओ वगैरह में, तो प्लस। लेजर टाइम में कमी आ गई है तो माइनस। हायर एजुकेशन बढ़ गया है वैल्यूज का, तो प्लस। हाईवे और स्ट्रीट्स की सर्विस अच्छी हो गई है, लाइट्स वगैरह, रोड वगैरह, तो प्लस। कम्यूटिंग माइनस। मोटर व्हीकल क्रैशेस, एक्सीडेंट्स, वो सब माइनस। तो ये सोशल में प्लस एंड माइनस का यहाँ पर फॉर्मूला पूरा दिया है। फिर आता है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स। ये जो अटेम्प्ट है वो डिफाइन करता है क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में, कितना हॉलिस्टिकली लोग खुशी से रहते हैं। ये टर्म लेकर आए थे भूटान के पुराने फॉर्मर किंग जिग्मे सिंघवे वांगचुक 1972 के अंदर। ये इंडिकेट करता है कि भाई इकोनॉमी के साथ साथ भूटान का जो यूनिक कल्चर है या बुद्धिस्ट का स्पिरिचुअल वैल्यू है, ये सब यहाँ पर बताया जाता है। कन्वेंशनल डेवलपमेंट मॉडल्स के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ पर स्ट्रेस दिया जाता है, ठीक है, जिसका ऑब्जेक्टिव है जीडीपी वगैरह बढ़ाना। जीएनपी जो है वो ट्रू डेवलपमेंट की बात कर रहा है, सॉरी जीएनएच ट्रू डेवलपमेंट की बात कर रहा है, जिसमें मटेरियल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की भी बात हो रही है और लोग किस तरह से अपनी लाइफ को जीते हैं। 4 डायमेंशन है बेसिकली इसके मुख्य। पहला है इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इक्विटेबल और सस्टेनेबल हो। प्रिजर्व करना है और प्रमोट करना है कल्चरल वैल्यूज़ को। नेचुरल एनवायरनमेंट को कंजर्व करना है और साथ साथ में गुड गवर्नेंस भी एस्टैब्लिश करना है। ये सब होगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई लोग हैप्पीली रह रहे हैं। इस फिगर के अंदर सारे के सारे उसके पर्सपेक्टिव दिए हुए हैं, टाइम का यूज, हेल्थ, एजुकेशन, कल्चर, गुड गवर्नेंस, कम्युनिटी, इकोलॉजी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, साइकोलॉजिकल वेलबींग, ये सब। नेक्स्ट कंसेप्ट है ग्रीन जीडीपी का। ये इंडेक्स मेजर करता है इकोनॉमिक ग्रोथ का एनवायरमेंटल कंसिक्वेंसेस के ध्यान में लेते हुए, यानी कि हमने ग्रोथ किया है और साथ में एनवायरनमेंट कितना डैमेज हुआ है और उसको रिकवर करने में कितना पैसा खर्चा किया वो माइनस किया जाता है। इसको बोला जाता है ग्रीन जीडीपी। यहाँ पर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस में से जो कॉस्ट ऑफ इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन है उसकी वैल्यू को माइनस किया जाता है। 2004 के अंदर वैन जियाबाओ चाइनीज प्रीमियर थे, उन्होंने ग्रीन जीडीपी को अनाउंस किया था और बोला कि चाइनीज का जो जीडीपी इंडेक्स है हमको रिप्लेस करके ग्रीन जीडीपी लाएंगे। और इससे क्या हुआ कि उनका जो एफर्ट है उससे 2007 में काफ़ी ड्रॉप देखने मिला, जीडीपी काफ़ी श्रिंक हो गई थी, ठीक है, अनइम्प्रेसिव लेवल आया था, और जिसकी वजह से वापस ये लोग जीडीपी वाले डेटा पर आ गए थे ग्रीन जीडीपी को छोड़कर। क्लियर? अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशनल मेथड ऑफ मेजरमेंट, चाइनीज का जो रियल जीडीपी है वो था 10% फॉर सेवरल ईयर्स, और ग्रीन जीडीपी के मेथोडोलॉजी के हिसाब से क्लोज टू 0 हो गया था इनका जीडीपी का पूरा मामला। क्लियर? अब इंडिया और ग्रीन अकाउंटिंग की बात करते हैं, तो इंडिया जो है वो एम कर रहा है कि भाई नेचुरल रिसोर्सेज को कम से कम अफेक्ट करे इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर। 2015 के अंदर ऐसा एस्टिमेट किया गया था कि भाई ग्रीन अकाउंटिंग को अगर बनाना है पार्ट गवर्नमेंट की पॉलिसी को इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ, यानी कि हम लोग ग्रीन जीडीपी ही नहीं लाएंगे, हम लोग ग्रीन जीडीपी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, ताकि हमको पता चले कि हमने कितना नुकसान किया है और बाद में हम उसका कंपेंसेट करने के लिए। जो ग्रीन जीडीपी एस्टिमेट है वो हमको क्या बताता है कि नेचुरल रिसोर्सेज का कंजप्शन अपने कितना किया है, और साथ साथ में नेचुरल रिसोर्सेज का हम लोग किस तरीके से वापस से रिपेयर करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ में कितना डिग्रेड किया है और रिप्लेनिश करने का खर्चा कितना है। अब कैलकुलेशन ऑफ ग्रीन जीडीपी में जो मेथोडोलॉजिकल कंसर्न है उसमें हम लोग देखते हैं डाइवर्सिटी लॉस कितना हुआ है, बायोडाइवर्सिटी, और किस तरह से हम लोग मेजर करें इकोनॉमिक इम्पैक्ट को क्लाइमेट चेंज को लेकर, ग्रीन हाउस गैस एमिशन कितना हुआ, ये सब। एडवांटेज क्या होगा इसके कि पॉल्यूशन कंट्रोल कर पाएंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर पाएंगे, प्रोजेक्शन करेंगे, कॉस्ट हम देखेंगे, एस्टिमेट लाइफ साइकिल क्या है एनवायरनमेंट का, वो सब हमको पता चलेगा। प्रोडक्ट सर्कुलेशन एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से हम लोग देखेंगे, एनवायरमेंट सेंटर्ड मैनेजमेंट सिस्टम खड़ा होगा, एक्सेसिंग, टेस्टिंग, रिपोर्टिंग परफॉर्मेंस करेंगे एनवायरमेंटल एक्टिविटी के, ठीक है, सब कुछ एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। फिर आता है मोरल इकोनॉमी। ये जो मोरल इकोनॉमी है ये इकोनॉमिक्स के अंदर नाम दिया गया सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी को
साथ में लेकर, ठीक है। ये कल्चरल मोड्स एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज का तालमेल है। ये डिस्क्राइब करता है अलग अलग वेज जिसके जरिए कस्टम एंड सोशल प्रेशर असर करता है इकोनॉमिक एक्टर के साथ साथ सोसाइटी के अंदर। क्लियर? यानी कि यहाँ पर हम लोग कल्चर एंड ट्रेडिशन को लेकर साथ में चलते इकोनॉमी के साथ साथ। किस तरह का कल्चर? हम लोगों को गूगल का एग्जांपल है, ठीक है। जितने भी स्टेक होल्डर्स है वो वर्क करते हैं या वो वर्क करना चाहते हैं कि भी उनकी सैलरी तो हो, ठीक है, इनकम तो हो रही है, लेकिन साथ में रिस्पेक्ट और डिग्निटी भी हो, और जो वर्किंग कंडीशन है वो भी सही सलामत हो। अगर मोरल इकोनॉमी ब्रेकडाउन हुआ तो इंडस्ट्रियल अनरेस्ट होगा, जिसका जो रिजल्ट है वो काफ़ी खतरनाक हो सकता है। यानी कि वर्क विद सेटिस्फेक्शन का यहाँ पर बात किया हुआ है। अब अलग अलग फेस्टिवल्स भी हम लोग मनाते हैं ऑफिसेस में, इंडस्ट्रीज में, ठीक है। दिवाली हुई तो दिए लगाना, ये वो, ठीक है, ट्रेडिशन को और कस्टम्स को फॉलो करते हुए ताकि लोगों को भी मजा आए। ये कंसेप्ट होता है मोरल इकोनॉमी का। फिर आता है लेजेस फेयर। मार्केट इकोनॉमी बोला जाता है इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर, जहाँ पर जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो ट्रेड किया जाता है और उसके प्राइस डिटरमाइन किया जाता है डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा, यानी कि मार्केट के द्वारा। लेजेस फेयर एक फ्रेंच फ्रेज है जिसका मतलब है लेट डू, लेट गो, लेट पास। ये प्रोपोनेंट क्या बोलते हैं कि सरकार इंटरवीन नहीं करेगी इकोनॉमी और ट्रेड के अंदर, ठीक है। ये किसके सिनोनिम है कि फ्री मार्केट इकोनॉमी होना चाहिए। ये बोलता है कि भाई जो गवर्नमेंट है वो कम से कम इंटरवीन करे इकोनॉमिक के पर्सपेक्टिव से, और सिर्फ एक मेंटेन करे पीस एंड प्रॉपर्टी राइट्स को। जो सपोर्टर है मार्केट इकोनॉमी के वो क्या बोलते हैं कि सेल्फ इंटरेस्ट इज एक्चुअली इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। एडम स्मिथ ने बोला था कि अगर वो खुद के इंटरेस्ट को परस्यू करे, ठीक है, एक इंडिविजुअल खुद के इंटरेस्ट को परस्यू करे, और साथ साथ में उससे क्या होगा, जो सोसाइटी है उसका भी प्रमोशन होगा मोर इवेंचुअल तरीके से, रादर देन कि भाई कोई और इंटेंड करे उसको प्रमोट करने का, ठीक है। एडम स्मिथ ने बोला था कि ये जो मार्केट फोर्स है, यानी कि जो अगर फ्री मार्केट कर दे तो वो एक इनविजिबल हैंड की तौर पर काम करेगा सेल्फ इंटरेस्ट को लेकर, और साथ साथ में कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट को लेकर, यानी कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट से सोशल इंटरेस्ट, यानी कि सोसाइटी का भी फायदा होने वाला है। बट जब 2008 में वेस्टर्न इकोनॉमीज के अंदर स्लो डाउन हुआ, मेल्टडाउन हुआ, तब नोबल लॉरिएट जोसेफ स्टिग्लिट्स ने बोला था कि इनविजिबल हैंड शायद इनविजिबल रह गया, ठीक है, यानी कि वो दिखा नहीं अपन को। बिकॉज क्या हुआ था, वेस्टर्न कंट्रीज ने लेजिस फेयर अपना लिया था, फ्री मार्केट अपना लिया था, सरकार का कंट्रोल नहीं था, जिसकी वजह से 2008 के अंदर मेल्टडाउन देखने को मिला था, ग्रेट रिसेशन देखने को मिला था। अब सोशल मार्केट, कुछ प्रोपोनेंट्स जो मार्केट इकोनॉमीज के थे वो बिलीव करते हैं कि सरकार को इंटरवीन करना चाहिए मार्केट फेलियर को प्रिवेंट करने के लिए, और मार्केट इकोनॉमी का जनरल कैरेक्टर को भी प्रिजर्व करते हुए, यानी कि दोनों हाथ में मतलब वो होना चाहिए, मार्केट भी फ्री होना चाहिए और जब मार्केट डाउन होने आए तब सरकार को कदम उठाने चाहिए। तो ये ऑल्टरनेटिव इकोनॉमिक सिस्टम की बात करते हैं रादर देन सोशलिज्म या लेजिस फेयर। सोशलिज्म में पूरा सरकार देखता है, लेजिस फेयर में पूरा मार्केट देखता है, तो ये दोनों का बीच का होना चाहिए, ठीक है, जहाँ पर प्राइवेट एंटरप्राइज जो है वो सरकार के साथ हाथ मिलाकर काम करता है, ठीक है, और सरकार ट्राई करती है कि भाई इन्फ्लेशन लेवल कम हो, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो, वर्किंग कंडीशन अच्छी हो, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स चलते हो साथ साथ में। क्लियर? मार्केट इकोनॉमी एंड पॉवर्टी। फ्री मार्केट इकोनॉमिस्ट आर्ग्यू करते हैं कि पॉवर्टी को सॉल्व करने का तरीका है कि भाई वेल्थ क्रिएट करो। उनका कहना यह है कि प्लान्ड इकोनॉमी या वेलफेयर प्रोग्राम से पॉवर्टी सॉल्व नहीं होने वाली, उससे ज़्यादा हालत खराब होने वाली है। तो सरकार जितना कम रेगुलेशन लगाएगी और इंटरवीन नहीं करेगी, फ्री मार्केट रखेगी, टैक्स रिफॉर्म्स करेगी, तो उतना फ़ायदा मिलेगा पॉवर्टी कम करने के लिए। बिकॉज उससे क्या होगा, ग्रोथ होगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और पॉवर्टी कम हो जाएगी। और जो तीसरे लोग हैं यानी कि सोशल मार्केट सॉल्यूशन जो मानते हैं पॉवर्टी का, वो बिलीव करते हैं कि सरकार का लेजिटिमेट रोल होना चाहिए पॉवर्टी के अगेंस्ट फाइट करने के लिए, और ये बिलीव करते हैं कि जो ये सब सोशल सेफ्टी के थ्रू ही हो सकता है, जैसे कि सोशल सिक्योरिटी, वर्कर्स का कंपेंसेशन। तो ये सब जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग पॉवर्टी से नहीं लड़ सकते, यानी कि सरकार को इंटरवीन करना होगा। ठीक है, ये दोनों के व्यूज है, पर्सपेक्टिव्स है। अब मार्केट एंड गवर्नमेंट फेलियर, अगर मार्केट के ऊपर सब छोड़ दिया क्या होगा और गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया तो क्या फेलियर होगा। तो जो अनरेगुलेटेड मार्केट होगा, यानी कि सब कुछ छोड़ दे राम भरोसे या तो मार्केट के भरोसे,
तो इससे क्या होगा, मार्केट फेलियर हो सकता है। जो मेन टाइप ऑफ मार्केट फेलियर किस तरह से होगा, मोनोपोली होगी, स्टीप इनइक्वालिटी होगी, पॉल्यूशन होगा बिकॉज वो एक्सप्लॉइट करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज को जब सरकार उस पर इंटरवीन नहीं करेगी। तो वेस्टर्न इकोनॉमी के अंदर रिसेशन हुआ था सिंस 2008, ये मार्केट फेलियर के असर से ही हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, एक्सेसिव स्पेक्यूलेशन एंड बोरोइंग कर ली थी प्राइवेट लोगों ने, जिसकी वजह से ह्यूज ह्यूमन एंड इकोनॉमिक कॉस्ट हमको देखने को मिला था। अब अगर पूरा सरकार इससे बचना है और आप बोल रहे हो सरकार के हाथ में सब कुछ दे दो, तो गवर्नमेंट में क्या प्रॉब्लम है। तो गवर्नमेंट फेलियर जो है वो पब्लिक सेक्टर एनालॉजी जो है वो बताता है कि गवर्नमेंट एफिशिएंटली गुड्स को एलोकेट नहीं करती है, रिसोर्सेज को कंज्यूमर तक नहीं पहुंचा सकती। ठीक है, तो जैसे मार्केट फेलियर होता है वैसे अलग तरीके से गवर्नमेंट फेलियर भी हो सकता है। गवर्नमेंट रिसोर्सेज को इनसफिशिएंटली यूज करती है, वेस्टेजेस ज़्यादा करती है, इकोनॉमिक ग्रोथ इतना नहीं ले पाती। ठीक है, गवर्नमेंट मोनोपोलीज हो सकता है, सरकार अपने जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं, फिर रेगुलेशन से क्या होगा, गवर्नमेंट फेलियर हो सकता है। ऑफन हम लोग देखते हैं कि जो पब्लिक सेक्टर कंपनी है उनका परफॉर्मेंस काफ़ी डाउन है क्योंकि उनके पास एक्सपर्टीज नहीं है, एफिशिएंसी नहीं है काम करने की। एयर इंडिया उसका एग्जांपल है, किस तरह से उनका मिसमैनेजमेंट हुआ और गवर्नमेंट फेलियर का वो रिजल्ट देखने को मिला। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उनके डिफरेंसेस पता चले होंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग एग्जैक्ट टेबल वाइज डिफरेंस देखेंगे, ग्रोथ में क्या क्या मेजर किया जाता है, डेवलपमेंट में क्या क्या मेजर किया जाता है। हाल फिलहाल में हम लोगों ने इंडेक्स देखा है, ग्रोथ का इंडेक्स है जीडीपी, डेवलपमेंट का इंडेक्स है एचडीआई और पॉवर्टी इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जीएनएच वगैरह। क्लियर। फर्दर कोई डाउट हो या क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में बताइए या तो ईमेल करके भी बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।